हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मेगा डे क्लासेस। आज हम पॉपुलेशन एट्रीब्यूट्स के बारे में पढ़ेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल, एट्रीब्यूट्स क्या होता है? एट्रीब्यूट्स का मतलब होता है बच्चों वो फीचर्स या वो क्वालिटीज़ जो सिर्फ एक पॉपुलेशन में ही प्रेजेंट होगी, किसी एक सिंगल इंडिविजुअल में नहीं होती। तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं, ऐसे फीचर्स हैं जो सिर्फ आपको एक पॉपुलेशन में ही देखने को मिलेंगे, क्योंकि ऐसा कभी नहीं होता कि आपको किसी एक स्पीशीज़ का सिर्फ एक ही इंडिविजुअल अपने आसपास दिखे। आपको हमेशा किसी न किसी स्पीशीज़ के इंडिविजुअल्स का हमेशा ग्रुप ही मिलेगा, मतलब पॉपुलेशन ही मिलेगा, क्योंकि ज़्यादातर जो लोग हैं वो हमेशा ग्रुप में ही रहते हैं और एक पर्टिकुलर एरिया में रहते हैं और एक जैसे ही रिसोर्सेज के लिए वो शेयर करते हैं। उनके बीच में कंपटीशन होता है और आपस में ब्रीडिंग करते हैं, तो मतलब पॉपुलेशन बनाते हैं। तो यहाँ पर आपको जो बात याद रखनी है वो ये है कि इन एट्रीब्यूट्स को हम अलग अलग कैटेगरीज के अंदर स्टडी करेंगे, बट उससे पहले आपको ये पता लगना चाहिए कि पॉपुलेशन की जो आप कह सकते हो कि पॉपुलेशन जो है वो एक ही एरिया तक लिमिटेड नहीं है। अलग अलग एरिया में अलग अलग तरह की पॉपुलेशंस भी हो सकती हैं। जैसे कि अगर हम कोई वेटलैंड ले तो वेटलैंड में पाए जाने वाले जितने भी कॉर्मोरेंट्स हैं, कॉर्मोरेंट्स एक टाइप का बर्ड होता है, तो वो भी एक तरह की पॉपुलेशन है। कहीं पर कोई जगह है जहाँ पे मतलब कोई ऐसा एरिया है जहाँ पे कोई नहीं जाता और वहाँ पे बहुत सारे रैट्स रहते हैं, तो वो उनकी पॉपुलेशन है। कोई जंगल है, जंगल के जो पेड़ हैं उसके अंदर जितने भी पेड़ हैं, टीक वुड के जो पेड़ है वो उसकी पॉपुलेशन है। लैब में हमने कोई कल्चर किया, कल्चर में जितने भी बैक्टीरिया ग्रो करे वो उसकी पॉपुलेशन है। एक तालाब है, तालाब में जितने भी लोटस के प्लांट्स है उसकी पॉपुलेशन है। मतलब पॉपुलेशन में आप अलग अलग स्पीशीज़ को अलग अलग से काउंट कर सकते हो। तो पहले हमने ये पढ़ा था कि जैसे जैसे एनवायरनमेंट बदलता है, इंडिविजुअल को भी उसी के हिसाब से अपने अंदर कुछ चेंजेस लाने पड़ते हैं, तभी वो उस एनवायरनमेंट में सरवाइव करता है। लेकिन जब हम बात करते हैं नेचुरल सिलेक्शन की, तो नेचुरल सिलेक्शन हमेशा पॉपुलेशन लेवल पर ही काम करती है। इसका मतलब ये है कि ये नहीं कि सिर्फ एक इंसान ने एडजस्ट कर लिया और उसकी जो पूरी की पूरी प्रजाति है वो अर्थ पे अच्छे से सरवाइव कर पाएगी। अगर पूरी प्रजाति को अच्छे से सरवाइव करना है तो उसके लिए ये जरूरी है कि बहुत सारे मेजोरिटी में जो उस प्रजाति के लोग हैं वो अपने अंदर कुछ ना कुछ अडेप्टेशंस लाएं। मतलब पॉपुलेशन लेवल पे जब कोई अडेप्टेशन होती है तब जाके वो अडेप्टेशन उसको नेचुरल सिलेक्शन में सिलेक्ट करवाती है। तो पॉपुलेशन इकोलॉजी के अंदर हम बेसिकली यही पढ़ते हैं कि किस तरह से हम इकोलॉजी को पॉपुलेशन की जेनेटिक्स और इवोल्यूशन के साथ जोड़ सकते हैं। तो बहुत सारे एट्रीब्यूट्स हो सकते हैं। तो सबसे पहला एट्रीब्यूट जो हम पढ़ेंगे वो है बर्थ रेट और डेथ रेट। जब हम किसी एक इंसान की बात करते हैं तो हम ये बताते हैं कि उसके जन्म हुआ या मृत्यु हुई, लेकिन जब आप एक पूरी पॉपुलेशन की बात करते हो तो आगे आप एक वर्ड लगा देते हो रेट, जिसको आप हिंदी में दर भी कह सकते हो, यानी कि जन्म दर या मृत्यु दर। तो ये दर या रेट का मतलब क्या है? रेट का मतलब होता है पर कैपिटा, कि मतलब यहाँ पर आप किसी ना किसी चीज़ के कंपैरिजन में बर्थ या डेथ रेट का निकाल रहे हो। मतलब यहाँ पर आप ये देखते हो कि उस पॉपुलेशन के पहले कितने मेंबर्स थे, उन मेंबर्स के कंपैरिजन में उस पॉपुलेशन का नंबर जो है वो कितना चेंज हुआ, मतलब वो पॉपुलेशन बढ़ी है या वो पॉपुलेशन घटी है। फॉर एग्जांपल, एक तालाब है, उसके अंदर पिछले साल 20 लोटस प्लांट्स थे और इस साल मान लो रिप्रोडक्शन करके 8 नए पौधे ऐड हो गए, तो मतलब आप ये कह सकते हो कि अब जो उसकी पॉपुलेशन है वो 28 है। तो अगर यहाँ पे आपको उनका बर्थ रेट कैलकुलेट करना है तो जितना डिफरेंस आया है उसको आप ऊपर लिखोगे, डिवाइड में जितने ओरिजिनल थे मतलब पहले थे उसको आप डिवाइड में लिखोगे, तो जो आपको पॉइंट में वैल्यू मिलेगी वो उसका बर्थ रेट होगा। जैसे यहाँ पे आप कह सकते हो कि जो बर्थ रेट है वो है 0.4 ऑफस्प्रिंग पर लोटस पर ईयर। और इसी तरीके से अगर मान लो 4 इंडिविजुअल्स मर जाते हैं और पहले 40 थे, तो भी आप जितने की डेथ हुई डिवाइड बाय जितने ओरिजिनल थे उन दोनों को डिवाइड करके उसकी डेथ रेट भी कैलकुलेट कर सकते हो। तो मतलब आपको ये ध्यान रखना है कि जो भी उसमें चेंज हो रहा है, चाहे वो इंक्रीज हो रहा है या डिक्रीज हो रहा है, उसको आप ऊपर रखोगे, डिवाइड में जो पहले थी ओल्ड थी उसको नीचे रखोगे, और जो आंसर आएगा वो हमेशा आपको टाइम के अकॉर्डिंगली मिलेगा। आप उसको पर ईयर भी निकाल सकते हो, आप उसको पर वीक भी निकाल सकते हो, आप उसको पर मंथ भी निकाल सकते हो। वो डिपेंड करता है कि कौन सी चीज़ है वो कितनी जल्दी ग्रो कर सकती है, कितनी जल्दी उसमें डेथ हो सकती है। इसके बाद जो दूसरा एट्रीब्यूट आता है जो सिर्फ हमें पॉपुलेशन में मिलता है वो है सेक्स रेशियो, जिसको आप लिंग अनुपात भी बोलते हो।
आपको पता है कि जब हम एक इंडिविजुअल की बात करते हैं तो वो या तो मेल होगा या फीमेल होगा, लेकिन जब आप एक पूरी पॉपुलेशन की बात करते हो तो उसमें एक सेक्स रेशियो होती है। सेक्स रेशियो का मतलब होता है कितने मेल्स के ऊपर कितनी फीमेल्स हैं। तो जैसे अगर सपोज करो एक पॉपुलेशन को आप 100% मान रहे हो, तो आप ये मान के चलो कि 60% उसमें फीमेल्स हैं और 40% उसमें मेल्स हैं। तो अगर आप इनकी रेशियो निकालोगे तो 60/40 जो रेशियो है दैट कम्स आउट टू बी 3:2। तो इस तरीके से आपको अगर किसी एरिया के पॉपुलेशन में मेल और फीमेल का नंबर पता लग जाए तो उनको डिवाइड करके आप सेक्स रेशियो भी कैलकुलेट कर सकते हो। इसके बाद हम ये बात करते हैं कि किसी भी पॉपुलेशन में कभी एक तरह के लोग तो होंगे नहीं, उसमें अलग अलग एज के अलग अलग इंडिविजुअल्स हो सकते हैं। तो अगर हमें उसके लिए एक ग्राफ प्लॉट करना हो जिसमें हम एक साइड एज डिस्ट्रीब्यूशन दिखाएं कि मतलब एक पर्टिकुलर एज ग्रुप के कितने लोग हैं, तो वहाँ पे जो हमारे को पिक्चर मिलेगी उस पिक्चर को हम बोलते हैं एज पिरामिड। तो ह्यूमन पॉपुलेशन के लिए जो एज पिरामिड है उसमें आप ये दिखा सकते हो कि अलग अलग एज के लोग कितने हैं और इसमें हम मेल और फीमेल को एक साथ ही कंसीडर करते हैं। तो ये जो एज पिरामिड है इसकी जो शेप है ये 3 तरीके से हो सकती है। ये ग्रोइंग स्टेज में भी हो सकता है, ये स्टेबल भी हो सकता है और डिक्लाइन फेज में भी हो सकता है। तो जैसा कि आप देख सकते हो आपकी बुक में यहाँ पे 3 डायग्राम्स हैं जहाँ पे हमें ह्यूमन पॉपुलेशन के लिए एज पिरामिड रिप्रेजेंट किया हुआ है। तो इसमें सबसे पहला जो है वो है ग्रोइंग फेज के लिए, एक्सपेंडिंग के लिए। यहाँ पर क्या है, प्री रिप्रोडक्टिव। प्री रिप्रोडक्टिव की मतलब जब तक एक इंडिविजुअल रिप्रोडक्शन करने के लिए तैयार नहीं होता है तो आप ये मान सकते हो कि बिल्कुल ये उसका स्टार्टिंग का फेज है, मतलब जब वो पुबर्टी में है यानी कि जब वो चाइल्डहुड फेज में है। तो चाइल्डहुड फेज में आप देखोगे कि नंबर ज़्यादा है, मतलब बच्चे ज़्यादा हैं। फिर उनमें से जो रिप्रोडक्टिव फेज में पहुंचेंगे वो थोड़े कम होंगे और फिर जो पोस्ट रिप्रोडक्टिव यानी कि जो बुढ़ापे में जाएंगे वो और कम है। तो अगर आपको इस तरह का ग्राफ मिल रहा है तो इसको हम एक्सपेंडिंग ग्राफ बोलते हैं कि मतलब बढ़ रहा है। स्टेबल में हम ये मान के चलते हैं कि जो बच्चे हैं और जो रिप्रोडक्टिव एज में रहने वाले लोग हैं उनकी संख्या लगभग बराबर है, पोस्ट रिप्रोडक्टिव पे कोई फर्क नहीं पड़ता। और डिक्लाइनिंग में हम ये मानते हैं कि बर्थ बहुत कम हो रहा है, मतलब बच्चे बहुत कम पैदा हो रहे हैं और रिप्रोडक्टिव वाले उनके कंपैरेटिवली ज़्यादा हैं और जो एज्ड लोग हैं उनमें कोई फ़र्क नहीं है। तो सिर्फ आप नीचे वाली चीज़ को देखकर, जो ये येलो लाइन है इसको देखकर आप डिटेक्ट कर सकते हो कि जो पॉपुलेशन है वो बढ़ रही है, स्टेबल है या घट रही है। अगर बेबीज ज़्यादा हो रहे हैं तो इसका मतलब पॉपुलेशन बढ़ रही है, अगर कोई फ़र्क नहीं आ रहा तो इसका मतलब स्टेबल है, और अगर ये कम हो रहा है तो इसका मतलब पॉपुलेशन जो है वो डिक्रीज हो रही है। तो इस तरीके से हम एज पिरामिड से भी पॉपुलेशन को कंसीडर कर सकते हैं। इसके अलावा पॉपुलेशन का साइज कितना है, मतलब पॉपुलेशन कितनी ज़्यादा बड़ी है, उससे हमें ये भी पता लग जाता है कि उस पॉपुलेशन का स्टेटस क्या है, कि मतलब वो हैबिटेट में उसका क्या स्टेटस है, उसने कितना हैबिटेट एक्वायर किया हुआ है। तो जब भी कोई इकोलॉजिकल प्रोसेस हम किसी पॉपुलेशन में स्टडी करना चाहते हैं, मतलब चाहे हम ये देखना चाहते हैं कि कौन सी पॉपुलेशन की कौन सी स्पीशीज़ किसके साथ आप कह सकते हो कंपटीशन कर रही है, या हम ये देखना चाहते हैं कि वहाँ पे जो प्रीडेटर है मतलब शिकारी है उसका क्या इफेक्ट हो रहा है, तो उसको हम पॉपुलेशन साइज के चेंज के हिसाब से कैलकुलेट कर सकते हैं। अगर किसी भी चीज़ के कारण पॉपुलेशन का साइज बढ़ रहा है तो इसका मतलब वो वाली पॉपुलेशन बेटर है, वो दूसरे से जीत रही है। लेकिन अगर उसका साइज घट रहा है तो इसका मतलब कि वो पॉपुलेशन जो है वो कमज़ोर पड़ रही है और उसको कोई और दबा रहा है। तो जो साइज होता है कई कुछ ऐसे ऑर्गेनिज्म भी होते हैं जिनका साइज बहुत ही कम होता है, मतलब पॉपुलेशन बहुत ही कम होती है, जैसे साइबेरियन क्रेन्स हैं। अगर उनकी हम पॉपुलेशन लगाएं भरतपुर वेटलैंड में तो वो लेस देन 10 होती है। लेकिन अगर आप क्लामाइडोमोनास जैसी किसी एल्गी की अगर पॉपुलेशन काउंट करो तो उसकी पॉपुलेशन मिलियंस में भी हो सकती है। तो मतलब क्या है कि पॉपुलेशन के साइज को अगर हमें मेजर करना है तो सिर्फ नंबर के आधार पर यानी कि संख्या के आधार पर अगर हम उस चीज़ को कैलकुलेट करेंगे तो उससे आपको एक्यूरेट डाटा नहीं मिलता है। तो पॉपुलेशन के साइज को फाइंड आउट करने के लिए हम पॉपुलेशन नंबर ना लेकर एक अलग टर्म यूज़ करते हैं जिसे हम बोलते हैं पॉपुलेशन डेंसिटी, जिसे हम एन से रिप्रेजेंट करते हैं। और ज़रूरी नहीं है कि इसको आप हमेशा नंबर में ही मेज़र करो, तो जैसे नंबर लेना ज़्यादा बेटर होता है, लेकिन कई जगह ऐसी होती है जहाँ पर अगर आप नंबर में डाटा लोगे तो आपको वो डाटा जो है कंफ्यूजिंग लगेगा, इररेलेवेंट लगेगा। फॉर एग्जांपल जैसे मान लो किसी एरिया में 200 कैरेट ग्रास हैं। कैरेट ग्रास क्या होती है, पार्थीनियम जिसको बोलते हैं, एक तरह की खरपतवार है। तो
अगर आप उस एरिया के अंदर उनकी संख्या देखो तो वो 200 है, लेकिन आप यही देखो कि उसी एरिया में एक बहुत बड़ा बरगद का पेड़ है और उसके अंदर जो है बहुत सारे, आप कह सकते हो बहुत सारे जानवर भी रहते हैं। तो अगर हम यहाँ पे बनियन ट्री की पॉपुलेशन डेंसिटी देखें तो मतलब बनियन ट्री तो सिर्फ एक ही है और कैरेट ग्रास 200 है, लेकिन बनियन ट्री बहुत बड़ा है, बहुत ज़्यादा फैला हुआ है और कैरेट ग्रास बहुत ही छोटे छोटे से पौधे हैं। तो यहाँ पर आप सिर्फ संख्या के आधार पे ये नहीं कह सकते कि कैरेट ग्रास जो है उसकी पॉपुलेशन उससे ज़्यादा है। तो इसलिए हम बोलते हैं कि कई जगह पर हम सिर्फ संख्या के आधार पर पॉपुलेशन को कैलकुलेट नहीं कर सकते, हमें ऐसी जगह पर पॉपुलेशन डेंसिटी की जरूरत पड़ती है। मतलब वहाँ पर हमें ये देखना होता है कि परसेंट कवर या बायोमास कितना है, मतलब उस स्पीशीज ने जगह कितनी घेर रखी है या उसके अंदर लिविंग मटेरियल कितना फैला हुआ है। तो वहाँ पे हम पॉपुलेशन डेंसिटी जो है उसको ज़्यादा अप्रोप्रिएट मानते हैं। और कई बार ऐसा भी होता है कि कुछ जगह पे पॉपुलेशन को काउंट करना इम्पॉसिबल हो जाता है, टाइम कंज्यूमिंग हो जाता है, तो वहाँ पर भी हम आइडिया लगा लेते हैं पॉपुलेशन डेंसिटी के अकॉर्डिंगली। फॉर एग्जांपल जैसे मान लो हमने बैक्टीरिया को लैब में कल्चर किया, तो आप इंडिविजुअल बैक्टीरिया को कैलकुलेट नहीं करोगे, आप सिर्फ प्लेट के अंदर देखोगे कि कितनी जगह पे बैक्टीरिया फैला हुआ है, आप उसके हिसाब से उसकी डेंसिटी का अंदाजा लगा सकते हो। तो इसलिए हम जनरली जब हम कोई कैलकुलेशन करते हैं तो हम एब्सोल्यूट वैल्यू ना लेकर रिलेटिव वैल्यू लेते हैं। रिलेटिव मतलब अंदाजा सा लगाते हैं, तो उससे भी हमारी जो नॉलेज है वो अपडेट रहती है। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि अगर आपको ये पता लगाना है कि किसी लेक में फिशेस कितनी हैं, तो आप फिशेस की संख्या को आसानी से गिन सकते हो। लेकिन अगर आपको ये पता लगाना है कि किसी नेशनल पार्क में या टाइगर रिजर्व में टाइगर कितने हैं, तो आप इंडिविजुअल टाइगर को जाके गिन तो सकते नहीं, ना ही आप उनको मार्क कर सकते हो। तो वहाँ जनरली हम उनके पग मार्क्स, मतलब उनके जो पंजे होते हैं, पंजे के निशान, या उनका जो वेस्ट होता है फीकल पैलेट्स, उसके हिसाब से अंदाज़ा लगाते हैं। क्योंकि जनरली हम ये मानते हैं कि जैसे हम लोगों के फिंगरप्रिंट्स अलग अलग होते हैं, ऐसे ही उनके भी पग मार्क्स और फीकल पैलेट्स एक दूसरे से अलग होते हैं। तो इसलिए कई जगह पर हम रिलेटिव डाटा जो है उसको यूज़ करते हैं जब हमें पॉपुलेशन की डेंसिटी को कैलकुलेट करना होता है। तो यहाँ से भी हमें लगभग रिजल्ट जो है वो सेम मिल जाते हैं। तो आज की वीडियो में हमने पॉपुलेशन के अलग अलग एट्रीब्यूट्स पढ़े। सबसे पहले हमने पढ़ा था बर्थ रेट एंड डेथ रेट के बारे में, उसके बाद हमने पढ़ा था सेक्स रेशो के बारे में, उसके बाद हमने पढ़ा था एज पिरामिड के बारे में, और जो फोर्थ एट्रीब्यूट हमने पढ़ा दैट वाज पॉपुलेशन डेंसिटी। तो ये सारी चीज़ें वो थी जो सिर्फ एक पॉपुलेशन में होती हैं, किसी इंडिविजुअल के लिए आप इन चीज़ों को कैलकुलेट नहीं कर सकते।